ओके गाइस, रिकॉर्डिंग ऑन किया है मैंने। और लास्ट क्लास यही हुआ था, सबको याद है ना? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के नंबर अगर देखने होते हैं हाँ सर। तो लिमिटिंग तरीके से हम लोग यूज करते हैं उसका। ओके, सुने सुने ध्यान से सुने। टाइप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस अलग अलग टाइप की हमारे पास हो सकती है, इसकी बात हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके से काम करती है। एक तो एक विद इन मॉलिक्यूल हो सकता है, और एक दूसरा जो है वो हो सकता है दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, क्या मैंने कंपैरिजन करवाया है हाइड्रोजन बॉन्ड कब स्ट्रांग होगा कब नहीं? एक मिनट। ओके, साइज। ओके, हाँ सर। मनोज। मनोज। अच्छा, ये वाला पार्ट बचा हुआ है, एक्चुअली एक और पार्ट बचा है, तो उस पार्ट को पहले लिख लेते हैं, फिर टाइप पढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, हल्का सा समझ में आ जाता है। देखो, मैं लिख रहा हूँ तो ध्यान देना। तो लिख लेंगे, छोटा सा एक हेडिंग लिख लेंगे, जनरल फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो मैंने कल ट्रिक बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, लास्ट क्लास में जो बताई थी, उस ट्रिक का बहुत ही ज्यादा याद रखेंगे आप। तो जनरल फीचर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होते हैं? ये एक वीक फोर्स होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीकर फोर्स, क्योंकि वीकर फोर्स के अंदर ही पड़ रहे हैं इसकी। वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, है ना? भाई, आयनिक बॉन्ड तो सबसे स्ट्रांग है, देन कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली क्या है? वीकर बॉन्ड है, जो कि सिर्फ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वीकली अप्लाई होता है। अगर बात कर ले बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन, तो बॉन्ड एनर्जी कंपैरिजन अगर करूं मैं, तो ध्यान से देखना। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो, सर ऊपर लो ना तो। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है और जो कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है, कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है उसमें देखना क्या डिफरेंस है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो अपनी एनर्जी लेता है सिर्फ और सिर्फ 5 to 40 किलो जूल पर मोल। मतलब एक हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 5 जूल से लेके 40 किलो जूल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जो वीक वाला रहेगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके लिए 5 जूल एनर्जी लगेगी। जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, उसके लिए क्या लगेगी? मैक्सिमम 40। लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हम तोड़ते हैं, तो नॉर्मली जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 200 से लेके 400 500 किलो जूल एनर्जी लगती है नॉर्मली, और मैक्सिमम तो ये वैल्यू और भी ज्यादा 800 900 कैलोरी तक चली जाती है। 200 to 500 किलो जूल पर मोल तक इसमें एनर्जी वेस्ट होगी या यूज होगी, रिक्वायर्ड। इससे समझ में आता है बॉन्ड एनर्जी डेटा से कि ये वीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग है। मतलब अगर मैं एच एच के बीच बॉन्ड ब्रेक करूं तो ये काफी स्ट्रांग है, लेकिन मैं अगर इसके कंपैरिजन में एच एफ और एच एफ वाला ये बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये वीकर बॉन्ड है इसके रेस्पेक्ट। कैसा है? वीकर है।
क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये एक्चुअली सॉलिड बॉन्ड नहीं, ये डॉटेड है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लग रहे हैं इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। ये चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है। इसको नोट करें, फिर मैं बताता हूँ। अगर मान लो कहीं पे हमें कंपेयर करना पड़े दो अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड्स में, तो कितना एक सिस्टमेटिक तरीका है उसको समझने का, वो याद रखना है तुम्हें। इन दो होते ही मैं उसको समझाऊंगा। सर एक मिनट, शुरुआत वाला पानी। हाँ गाइस बोलो, क्या कहना है? सर वो शुरुआत वाला हेडिंग वाला पानी। मीटिंग में है कोई? अभी तो नहीं दिख रहा है कोई। सर हेडिंग हेडिंग। तस्फीन कौन है ये? कोई नया बच्चा है क्या? नो सर, पहले का स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी नोट करो। डन। हम्म, बहुत अच्छा। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मुझे कंपेयर करना हो कभी भी कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, तो उसके लिए एक तरीका है। देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला जो होता है वो है पार्शियल चार्ज ऑन एच एटम। एच एटम पे कितना पार्शियल चार्ज आ रहा है? जैसे एच एफ में बहुत ज्यादा आएगा, एच ओ में थोड़ा सा कम आएगा, एच एन में थोड़ा और कम आएगा, लाइक दिस। तो इस पे भी डिपेंड करता है कि H प्लस पे जो चार्ज है वो कितना आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? चार्ज ऑन H डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम। ठीक है, इसको याद रख पाओगे? जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ज्यादा चार्ज आएगा H के ऊपर। तो इस चीज पे भी डिपेंड करता है H प्लस पे
डेल्टा H प्लस या H के ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज कितना है। तो अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखें तो डेल 1 प्लस अगर इसको लिखें, इसको डेल 2 प्लस लिखें, इसको डेल 3 प्लस लिखें, तो बताओ किस चीज की वैल्यू ज्यादा होगी, किस फैक्टर की, डेल 1 प्लस वैल्यू बड़ी है या डेल 2 प्लस या डेल 3 प्लस? बोलो जल्दी से। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो रहा है। डेल 1 प्लस। डेल 1 प्लस। ऐसे याद रखोगे, ठीक है। वैल्यूज, ये वैल्यूज बड़ी होती हैं, ऐसे याद रखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट जो गाइस है इसके अंदर वो ये है, स्ट्रॉन्गर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो दूसरी एक चीज है, लोन पेयर कौन डोनेट कर सकता है इजिली, दैट इज लोन पेयर अवेलेबिलिटी, लोन पेयर अवेलेबिलिटी ऑन अटैच्ड एटम। जो ई डैश हम लेते हैं, जैसे मैंने कल सिखाया था ना, क्या लेते हैं हम लोग, मान लो ई एक लिया, एच और एक दूसरा ई डैश। ई क्या होना चाहिए, एफ ओ और एन होना चाहिए। ई डैश जो होना चाहिए ये एफ ओ या एन हैविंग लोन पेयर, इसके पास क्या होना चाहिए, हमारे पास लोन पेयर। अच्छा, अब यहाँ पे इस पे तो डेल प्लस आ गया गाइस, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर भी चाहिए हमको, जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। डोनेट नहीं हो पाता लोन पेयर, बट लोन पेयर का अफेक्ट रहता है, लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वही यहाँ पे हेल्प करता है हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने में। तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, लोन पेयर अवेलेबिलिटी जो है वो तुम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप सिंपली समझो इस बात को ऐसे, मान लो हाँ हमारे, सर। हाँ, मान लो हमारे पास एफ एच करके है एक, ये हमारे पास मॉलिक्यूल। अब दूसरा मॉलिक्यूल हम यहाँ पे ले रहे हैं, एन से अटैच्ड कोई है हमारे पास, की वैलेंसी फ्री कर दो लाइक दिस। तो ये यहाँ पे लोन पेयर क्या है, अवेलेबल है। सिमिलरली एफ एच ही है, और सिंपली यहाँ पे एक दूसरा ले लो, एच भी लगा सकते, चलो अमोनिया इसमें लगा लिया और इसमें ले लिया पानी। ऐसे ही अगर हम तीसरा ले लें वापस से एफ एच, तो बताओ कौन सा इसके अंदर ऑप्शन, जो चॉइस है तुम्हारे पास, उसमें लोन पेयर अवेलेबिलिटी मैक्सिमम, फर्स्ट वन में और सेकंड वन में और थर्ड वन में, कौन सा अपना लोन पेयर आसानी से दे सकता है। देखो, इसमें ये सिंपल लॉजिक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो अपना लोन पेयर इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड में दे सकता है। फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये नहीं चाहेगा कि इसका लोन पेयर इसके पास से जाए, तो ये लोन पेयर पे अपना अफेक्ट ज्यादा रखेगा। लोन पेयर इसका लेस अवेलेबल है इन तीनों में, इसलिए यहाँ पे अगर देखेंगे इन तीनों में, तो पहला जो फैक्टर होता है वो तो सेम है, अगर इस पे डेल प्लस चार्ज आएगा तो इस पे भी डेल प्लस आएगा, बिकॉज सब कहीं एफ एच एफ एच एफ एच है, एफ सिंगल बॉन्ड एच है। तो फर्क कहाँ पे आ रहा है भाई, ये लोन पेयर अवेलेबिलिटी से फर्क आ रहा है। तो क्योंकि नाइट्रोजन सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसलिए अगर ये वाला हमने बॉन्ड मान लिया, बॉन्ड नंबर ए, ये बॉन्ड नंबर बी, तो ये बॉन्ड नंबर सी, ए वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और सी वाला बॉन्ड इन तीनों में सबसे वीक होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, कोई डाउट है इसमें तो बताओ। सिंपल लॉजिक है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अटैच्ड एटम, जो हाइड्रोजन बॉन्ड से एटम जुड़ेगा, कनेक्ट होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई नाइट्रोजन क्या चाहता है, ऑक्सीजन क्या चाहता है, फ्लोरीन क्या चाहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे तीनों बना सकते हैं।
लेकिन चूंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका लोन पेयर हम ले सकते हैं इजीली। ऑक्सीजन का ले सकते हैं बट ये थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा। और फ्लोरीन सबसे कम चाहेगा कि इसका लोन पेयर हो। इसकी मिनिमम टेंडेंसी है टू डोनेट द लोन पेयर। इसकी मिनिमम टेंडेंसी है, मिनिमम टेंडेंसी टू डोनेट और शेयर द लोन पेयर। इसकी टेंडेंसी इन तीनों में मैक्सिमम है। बताओ अभी कोई डाउट बचा तुम्हारे पास इसके बेसिस? ये दोनों पॉइंट्स तुम्हें समझ में आने चाहिए। आगे बढ़े। सिंपल तरीका है कि नहीं समझने का। अब तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, नोट करना है कि हो गया? सर अभी पार्शियल से ज्यादा हुआ तो बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होते हैं। हाँ तो फिर क्या है, तो फिर उस पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत आसान हो जाएगा। अभी देखो। सर वो एक और बार समझाओ। हाँ समझा रहा हूँ। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है? पहला फैक्टर क्या है? पार्शियल चार्ज। दूसरा फैक्टर क्या है? लोन पेयर अवेलेबिलिटी। लोन पेयर अवेलेबिलिटी का मतलब है लोन पेयर तुम कितना डोनेट करना चाहते हो। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो नहीं चाहेगा कि उसका लोन पेयर उससे लिया जाए। क्यों? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। अब अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इसको डेल प्लस वाले हाइड्रोजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर करना पड़ेगा, है ना, वीकली शेयर करना पड़ेगा। बट ये नहीं चाहता है, लेस अवेलेबल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? ये लेस अवेलेबल। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, सर ऑक- समझ गया सर। हाँ किसी बच्चे को नहीं समझा? कौन सा था बच्चा? सर मैंने ही पूछा था, आप समझ गए। अच्छा तुम समझ गए। गुड गुड। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, सुनो ध्यान से सुनो। हाँ इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पे दोनों फैक्टर तुम्हें कंपेयर करने हो वहां पे एक चीज याद रखना कि डेल प्लस ऑन एच जनरली डोमिनेट्स, ये डोमिनेटिंग फैक्टर। डेल प्लस ऑन एच इज जनरली डोमिनेटिंग फैक्टर। इतना लिख लो बस, लिख लो डेल प्लस ऑन द एच इज द जनरली डोमिनेटिंग फैक्टर। अब याद रखें इस पॉइंट को, इसका काम आने वाला है नीचे भी देखना। मैंने तुम्हें 4 सवाल देने हैं। पहला जो है वो ये है, एफ एच एफ एच इस पे डेल 1 माइनस, इस पे डेल 1 प्लस, इस पे डेल 1 माइनस, इस पे डेल 1 प्लस। इसके पास लोन पेयर है। ये एक बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड का नाम दिया ए। ये बॉन्ड भी ए के लिए बोला जाएगा कि ए वाला बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये डॉट 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 हाइड्रोजन बॉन्ड है। बी ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर बी देखेगा इसे। एफ एच, एफ एच अगर है तो सेम डेल 1 प्लस आएगा, क्योंकि पार्शियल चार्ज डिपेंड करता है कौन सा एटम कनेक्टेड है उसके बेसिस पे। तो अगर फ्लोरीन कनेक्ट किया है तो फिर से डेल 1 प्लस ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा। और फ्लोरीन पे डेल 1 माइनस आएगा। अब लेकिन यहाँ पे ले लिया मैंने ओ, ओ से जुड़ा हुआ एच, इसकी एक वैलेंसी फ्री कर दी। तो अब बताओ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसको बोला बी। डेल 1 प्लस इस पे है तो इस पे हमें जरूरत नहीं दिखाने की, इस पे चार्ज जो है डेल 2 प्लस डेल 2 माइनस दिखा सकते हो। बट क्योंकि हम इससे लोन पेयर लेंगे तो इस पे चार्ज दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा जो है वो एफ एच, डेल 1 माइनस अगेन आएगा, डेल 1 प्लस आएगा। इस बार मैंने जो एटम लिया वो नाइट्रोजन ले लिया विद 3 वैलेंसी फ्री, बिकॉज नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, किसी चीज से वो अटैच्ड होगा। फिर मैंने डी ले लिया, ओ एच एफ एच। क्योंकि अब ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे, तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगा वैसे ही इस पे डेल 2 माइनस और इस पे डेल 2 प्लस आएगा।
बिकॉज ऑक्सीजन की वजह से चार्ज सेपरेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम द चार्ज सेपरेशन बिकॉज ऑफ फ्लोरीन। सिंपल लॉजिक है भाई, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको ये ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, तो डेल वन माइनस विल बी ग्रेटर देन डेल टू माइनस। मैग्नीट्यूड के अंदर अगर देखें तो डेल वन जो है वो डेल टू से बड़ा है। कितने लोग को ये समझ में आता है? मैग्नीट्यूड है, यस सर। समझ में आता है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एफ एच लगा दिया तो फिर से लोन पेयर डोनेशन दिखाना है यहाँ पे लाइक दिस। अब हमें कंपेयर करना है ए बी सी डी की हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बताओ कौन सा सबसे स्ट्रांग होगा और कौन सा सबसे वीक? बोलो, विच वन इज स्ट्रांग, विच वन इज वीक? सर आपने सी पॉइंट लिखने के बाद क्या किया एक बार बताओ ना, मैं भूल गया। इसके बाद सर सी पॉइंट लिखा उसके बाद मैंने डी पॉइंट लिखा है। डी पॉइंट में क्या है? ये ओ एच बॉन्ड है, फिर डैश 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 हाइड्रोजन बॉन्ड एफ एच के साथ बना रहा है, इनमें कंपेयर करना है। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं सी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, वेरी गुड। देखो ए बी सी में एक चीज तो कॉमन है। क्या कॉमन है? कि एच पे जो प्लस है वो तो पहला वाला फैक्टर क्या है? दिस इज कॉमन, गॉट इट। द फैक्टर नंबर, हाँ ये आदित्य करेक्ट, ये वाला फैक्टर तो यहाँ पे कॉमन है देखो। और इसमें वाले में डोमिनेटिंग भी होता है। हाँ, इसमें डेल डेल टू जो वैल्यू है डेल प्लस वाली, ये वैल्यू छोटी है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर जो है इनके तीनों के बड़े हैं, तो सबसे वीक तो ये होगा, वीकेस्ट या वीकर ये होगा, सबसे वीक होगा ये। अब इन तीनों में कंपेयर करना है तो क्या है? डेल वन प्लस तो सब में सेम है, तो फिर फैक्टर देखेंगे लोन पेयर वाला। अब लोन पेयर वाले में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है वो इजीली क्या करेगा? अपना लोन पेयर हाइड्रोजन बॉन्ड में देगा। तो सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो सी होगा बिकॉज नाइट्रोजन इजीली देगा। देन फिर बी आएगा, देन ए आएगा, और सबसे डी लास्ट में आएगा। ये आंसर आया इसका। कितने लोग को आंसर समझ में आ रहा है? बोलो आसान है कि नहीं? बहुत आसान है, बहुत टफ है? सिंपल से दो तरीके हैं। फैक्टर्स क्या क्या है बताओ? प्लस ऑन हाइड्रोजन देखना है। दूसरा फैक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, लोन पे हाँ, FON ऑफ द सेकेंड मॉलिक्यूल। सेकेंड मॉलिक्यूल ये तो पता ही है तुम्हें, हाँ सर। कौन सा आइटम रखता है? FON में से जो होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो मुझे नहीं लगता ये नहीं कर पाओगे, आसान है, कर लेना, ठीक है। सर 1 मिनट, पहला फैक्टर दिखाओ। पहला फैक्टर डेल प्लस होता है, पार्शियल चार्ज ऑन हाइड्रोजन। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी अटैच्ड एटम की हाइड्रोजन से, उतना ज्यादा हाइड्रोजन पे डेल प्लस आएगा। तो अगर मैंने यहाँ डेल वन लिखा तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, यहाँ जैसे लिखा है डेल वन डेल टू डेल थ्री करके कंपेयर कर पाओ। तो ये एक जनरल कंपैरिजन होता है, इसको याद रखना है, इससे सॉल्व करना है। समझ में आ गया? हाँ सर। इसमें एक पॉइंट याद रखना कि जो HF होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग चूंकि इसके अंदर काफी स्ट्रांग है, तो HF जो गैस होती है
इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जो शेप आता है मॉलिक्यूल्स का वो जिग जैग आता है, जिग जैग शेप आता है। ये थोड़ा याद रखना, एक बार इसको पूछ दिया था एग्जाम में, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो इसके अंदर कैसे अरेंज्ड होते हैं फ्लोरीन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, जैसे हम लीनियर दिखाते हैं ना, ये समझने के लिए सिर्फ, एक्चुअल में लीनियरली अरेंज नहीं होते हैं, है ना। ऐसे दिखाया और इस पर del 1 प्लस डेली लिख लो, अभी तुम्हें 1 2 कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, लाइक दिस। और इस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो ये एक्चुअली टेट्रामर फॉर्म में रहता है, मतलब HF के 4 मॉलिक्यूल एक साथ कनेक्ट रहते हैं। अब इसमें देखना होता है कि कैसे ये कनेक्ट होते हैं, एक लंबी सीरीज बनाते हैं, उसके लिए ध्यान देना। फ्लोरीन जो है वो H से कनेक्ट होता है इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक दूसरा फ्लोरीन रहता है लाइक दिस। अब ये फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन में बनेगा एक बॉन्ड, ये होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सिमिलरली इस फ्लोरीन से नीचे एक फ्लोरीन जो रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, ऐसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या रहेंगे, ये अरेंज रहेंगे। जैसे ये इधर लगा हुआ है वैसे ही हमें क्या देखना है कि यहाँ पे ये वाला फ्लोरीन एक दूसरे HF से ऐसे अटैच्ड है। इस तरीके का एक जिगजैग शेप आता है जिसके अंदर कॉर्नर्स पे फ्लोरीन रहता है और बीच की लीनियर पोजीशन में हाइड्रोजन रहता है। तो ये वाले जो बॉन्ड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ये वाले बॉन्ड्स कैसे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको याद रखना, ठीक है तुम लोग। तो कभी भी हाइड्रोजन फ्लोराइड के बारे में पूछे तो बता देना, इसके अंदर जो शेप होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कनेक्टेड शेप आता है। तो ये सॉलिड अगर HF है सॉलिड फॉर्म में तो ये चेन बढ़ती चली जाती है बहुत, और N लग जाते हैं इसके अंदर। गाइस समझ में आ गया? सर HF9 क्या है? क्या चीज? HF9 लिखा है ना आपने उधर? नहीं, ये 4 टेट्रामेरिक फॉर्म में नॉर्मली रहता है, और सॉलिड फॉर्म में ये लॉन्ग लॉन्ग चेन बना लेता है, काफी ज्यादा HF मॉलिक्यूल्स में कनेक्ट रहेंगे। HF4 है, वो 4 टेट्रामेरिक फॉर्म में रहता है गैसियस स्टेट के अंदर। तो वैसे ये इतना कनेक्ट करके पूछते नहीं है, वो सिर्फ इतना पूछते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। तो बोलना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग लाइक दिस होगी, लेकिन हमेशा सॉलिड HF के अंदर जिगजैग पैटर्न पे ये एक दूसरे से अरेंज होते हैं। तो सॉलिड HF के लिए हमें जिगजैग वाला याद रखना है, बहुत important। गैस में लीनियर होता है। गैस में क्या होता है, देखो HF4 के फॉर्म में अगर रहेगा तो उसमें जिगजैग भी हम लोग बना सकते हैं, और उसके अंदर HF6 की रिंग भी बनती है, तो काफी अजीब सा स्ट्रक्चर एक बनता है उसका, है ना। इस तरीके का स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर तुम्हें एक्चुअली याद रखने की कुछ खास जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं था। ऐसे रहता है, ये कॉर्नर्स पे फ्लोरीन रहते हैं। याद करने का तरीका है, पहले मैंने तुमको ऐसे बना दिया, फिर यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा, यहाँ पे फ्लोरीन रहेगा, ठीक है। अभी तुम्हें कितने फ्लोरीन दिख रहे हैं बताओ? 6। और हाइड्रोजन जो है अब बीच में लगा देना है तुम्हें, इसको काट काट। तो हाइड्रोजन जब लगाओगे तो जैसे यहाँ से लगाया तो यहाँ पे डैश्ड हो जाएगा। अब ये इससे अगर जुड़ा हुआ है, इससे H होगा और इससे डैश्ड हो जाएगा,
ऐसे ही तुम्हें याद करना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर। अब इधर अगर ये सिंगल बॉन्ड से बंधा है तो इधर ये डैश जे होगा। अल्टरनेट लगाने हैं, कैसे लगाने हैं? अल्टरनेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स लाइक दिस। अब ये इधर कनेक्टेड है, इधर डैश हो जाएगा, इधर सिंगल। समझ में आया? इधर HF था ना, इधर भी तो बचा है, देख लो। इधर लगाया तो यहाँ H, यहाँ F, ये H, ये Yes, वाला, yes, और ये डैश्ड है और ये सॉलिड है। मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है HF6 का होल 6। तो सबके स्ट्रक्चर्स अलग है, बट इतने पूछते नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर याद रखना होता है। नॉर्मली पूछेगा तो तुम बोलना कि HF के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड से कनेक्ट रहता है। लेकिन कभी भी सॉलिड फॉर्म के अंदर पूछेगा तो हमें बता देना पड़ेगा इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो गैसियस फेज के अंदर HF6 में अलग तरीके का स्ट्रक्चर है। H2F2 लीनियर होगा। कभी कभी बोलेगा कि HF डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है वाटर के अंदर, तो उसमें तुम्हें लीनियर दिखाना है। HF वाला जब ऐसे हो जाए, ये H2F2 है, तो ऐसा एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन के अंदर, जैसे K प्लस HF2 माइनस। तो यहाँ पे HF2 माइनस जो होता है, इसके अंदर एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, और पूरे पे जो है माइनस। सब अलग अलग है, ये चीज तुम्हें आगे पढ़ने को मिलेगा, इसलिए मैंने अभी इसको नहीं समझाया। सॉलिड फॉर्म वाला जरूरी है तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने इसको बताया है। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं इसमें। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर हम लोग सबको लेके बैठ जाएंगे। सिंपल याद रखना है, सॉलिड फॉर्म के अंदर जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। जेई एडवांस, जेई मेंस के अंदर पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, कुछ डाउट है तो बताओ भाई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ लेना, याद कर लेना, जो मैंने बताया उसको याद रखना है। सब चीजें जो है तुम्हारे काम की हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टाइप क्या होता है बताओ? इसके अंदर दो तरीके से टाइप देखने हैं। पहला जो होता है वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक्चुअल में जितना अभी पढ़ा है उस पे क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। जो अब पढ़ रहे हो इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ऊपर वाला जो है वो इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और याद करने वाला है, इस पे क्वेश्चन नहीं आते। बट जो नीचे पढ़ रहे हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ता है केमिकल की प्रॉपर्टी पे, इस चीज को एक्सप्लेन करता है ये नीचे जो हमने क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप पढ़ने तुमने, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा मतलब होता है विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बने। इंट्रा मीन्स अंदर काम हो रहा है। इंटर का मतलब है दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड हो रहा है। टू और मोर मॉलिक्यूल्स के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा एक टाइम पे तो बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर। जैसे होता है इंटर मीन्स दो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बीच। इंटरसिटी जैसा होता है दो अलग अलग सिटी के बीच कोई सर्विस है, ट्रेन सर्विस है, बस सर्विस है, फ्लाइट सर्विस है, लाइक दिस, उसको बोलते हैं इंटर।
इंटरनेशनल, इंटरसिटी, ऐसा तुमको पता है ना। अब हम पहले जो पढ़ते हैं इसके अंदर वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान ध्यान देना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब पॉसिबल हो पाएगा ये? जब कोई एडजेसेंट हमारे पास पैटर्न मिल जाए, जैसा मैंने पढ़ाया है ई एच और ई डैश वाला, मतलब एक हाइड्रोजन एटम एक एफ ओ या एन वाले एटम से अटैच्ड हो और उसके जस्ट पास में लोन पेयर कंटेनिंग एफ ओ या एन हो, तो लिखेंगे व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम bonded with F, O or N, and also there is presence of another atom F, O or N, है ना, adjacent to हाइड्रोजन। अब इसको तुम डायरेक्ट समझ लो कैसे होगा एग्जाम्पल से। इसका जो सबसे सॉर्ट आउट एग्जाम्पल है, सबसे जाना पहचाना जो एग्जाम्पल है जिसपे हमेशा सवाल आते रहते हैं, वो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ। तुमने आईपीएससी नहीं पढ़ा है, अभी पढ़ोगे धीरे से। इसके बाद देखो फिनॉल ये होता है, PHOH को क्या बोलते हैं? फिनॉल। C6H5OH इसको बोलते हैं फिनॉल। और ये वाली पोजीशन मैंने तुम्हें पढ़ाई है डाइपोल मोमेंट में, ऑर्थो ऑर्थो, मेटा मेटा और पैरा, सबको पता है ये? किसी को ऐसा तो नहीं है नहीं पता है? कहाँ पता है? पता है। पता है? ओके, अब देखें यहाँ OH लगा दिया और ऑर्थो पे नाइट्रो लगा दिया। नाइट्रो ग्रुप का मतलब होता है NO2 ग्रुप, ऐसा। अब तुम देख रहे होगे ये वाला हाइड्रोजन को अगर तुम थोड़ा सा खोलते हो, इस वाले हाइड्रोजन को देखना, इट इज लाइक दिस, बेंट शेप होगा, दो लोन पेयर होंगे इसके ऊपर, तो हाइड्रोजन यहाँ से बेंट हो जाएगा और इसी प्लेन पे हमारे पास ऑक्सीजन। तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? कितने लोगों को दिख गया बनते हुए? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर तो काम हुआ। हाँ सर। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जिस कंटेनर में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पड़ा होगा उसमें कुछ ऐसे सामान इकट्ठा होते होंगे, ऐसे। अब समझ जाओ ये सब क्या है। बोलो, ये जो रिंग बन रही है वो क्यों बन रही है बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग। हाँ, इंट्रामोलिकुलर। तो अगर ये आपस में जुड़ रहे हैं तो इंट्रा में ही जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कनेक्शन कैसा होगा? लूज हो जाएगा ना इनका आपस में कनेक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो उसने खुद के अंदर बना लिया। तो यहाँ से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा चेंज हो जाएंगी, अभी देखना। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कुछ ऐसे सॉल्यूशन में रहता है, खुद के अंदर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, दैट इज इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ गया? ऐसे ही किसी बच्चे ने मुझसे क्लोरल पूछा होगा, शायद किसी ने पूछा था क्या? तुम्हारी बैच से पूछा था किसी ने क्या? बोलो। हाँ, अब मुझे तो पता भी नहीं, मैंने एक व्हाट्सएप पे देखा था, उसको मैंने कुछ समझाया नहीं क्योंकि मैंने बोला डिस्कस करते हैं इसलिए समझा दे रहा हूँ। वैसे मैं इसको पढ़ाता नहीं हूँ यहाँ पे, बट तुम्हारी बुकलेट में सवाल दिया तो पढ़ाना पड़ेगा। सर ये एक सेडेटिव है ना? हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज है। क्लोरल, क्लोरल जो होता है ये एक्सेप्शनल कंपाउंड है एक्चुअली। क्लोरल जैसा कंपाउंड कोई दूसरा नहीं है दुनिया में।
जैसे नींद वगैरह जिसको नहीं लगती है वो खाता है इसको, ऐसे नहीं, मेडिसिन वगैरह में रहता है। ठीक है, तो हो सकता है जो नींद की दवा आती है उसमें होता हो, ये मुझे मतलब बिल्कुल सही नहीं पता है, बट ये इंसोमेनिया के लिए यूज करते हैं इसको। क्लोरल जो होता है इसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट, और ये बड़ा ही अजीब कंपाउंड है, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें पढ़ाया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन जनरल 2OH groups on one carbon are very unstable। क्या होते हैं बताओ? And one H2O releases and C double bond O forms। इसका मतलब समझो क्या है, मतलब क्लोरल को छोड़ के कहीं पे भी कभी भी हम लोग जैसे कोई भी कंपाउंड बनाए, क्लोरल को छोड़ के कोई भी दुनिया का कंपाउंड हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या कैसा भी, उसमें अगर एक कार्बन पे 2OH लगा दें तो ये कैसा होता है बताओ? कैसा होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल। इसमें पानी निकल जाता है, जैसे ही पानी निकलेगा वहां पे क्या बचेगा सिर्फ बताओ? एक ऑक्सीजन बचेगा, तो डबल बॉन्ड वो बन जाता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और इस कार्बन को भी 2 बॉन्ड्स चाहिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता है। ये हमेशा होता है, बट क्लोरल के केस में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज एक्सेप्शनली वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में एक्सट्रीम केस ऑफ डाइपोल मोमेंट, एक्सट्रीम केस डाइपोल मोमेंट का वहां पे हो जाता है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस का एक्सट्रीम केस होता है इन क्लोरल हाइड्रेट। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शनली इन क्लोरल हाइड्रेट both OH are stable due to formation of intramolecular hydrogen bond। तो एक बुकलेट में जो तुम्हारा सवाल दिया है सिर्फ उसके लिए यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ये चीज बाद में पढ़नी पड़ती है, मैं अभी पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग समझ जाओगे, नो प्रॉब्लम। तो CCl3CHO का जो हमने स्ट्रक्चर बनाना है वो कैसे होता है, देखो Cl यहाँ पे लगा है, Cl यहाँ पे लगा है और Cl यहाँ पे लगा है, ठीक है, और C के साथ OH लगे हुए हैं। हाँ सही है, सही लिखा है। O जो है वो बेंट हो जाएगा, गारंटेड बात है। थोड़ा सा इसको और बेंट कर लो एंगल के हिसाब से जितना कि एक्चुअल में होता है, ताकि हमारे पास दिखने में भी अच्छा लगेगा, लाइक दिस। और यहाँ पे भी लाइक दिस ये होगा और यहाँ H लगेगा। देखो CCl3CHO सबको दिख रहा है। अब ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये Cl के लोन पेयर से, सॉरी ये जो Cl है और ये जो डेल प्लस इस पे आ रहा है, इन दोनों के बीच क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। सिर्फ यही एक जगह है जहाँ पे क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो रही है। सिर्फ याद रखना यहाँ पे ऐसा होता है। ड्यू टू दिस क्लोरल हाइड्रेट इज स्टेबल कंपाउंड। सर आपने शुरू में जो बोला था कि क्लोरीन एक ही बार H बॉन्डिंग करता है, वो यही वाला केस है ना? हाँ बोला था ना, तो इसी के लिए बोला था। हाँ तो सिर्फ एक ही जगह पे ये काम करता है। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड कोई स्पेसिफिक बॉन्ड तो है नहीं,
ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होता है गाइस, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में ये इतना सफिशिएंटली रिंग फॉर्म हो रहा है, चिलेशन हो रहा है, रिंग फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है कि यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंसीडर करते हैं। और ये वाले OH से पानी नहीं निकलेगा, बाकी कहीं पे 2 OH होंगे तो वहां पे वाटर निकाल देंगे। जल्दी से नोट करो फिर कुछ भी बचा है अगर, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो नाइट्रोफिनॉल्स पे, सवाल उस पे डायरेक्ट आएगा। क्लोरल पे भी आता है बट क्लोरल वाला अगेन यू हैव टू रीड, कहीं ना कहीं पे वो आएगा। समझ में आ गया? तो लिखेंगे ड्यू टू, ये तो क्लोरल का हो गया, आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे लिख रहे हैं इंट्रा वाले पे। यहां देखो ऐसे आया था OH NO2 लाइक दिस, तो यहाँ पे क्या हो रही है इंट्रा H बॉन्डिंग। मैं जो लिख रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनके बीच इंटरेक्शन खत्म हो जाता है। यहाँ पे एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और एक यहाँ पे है, इनके बीच आपस में अट्रैक्शन कैसे हो जाते हैं, बहुत वीक, क्योंकि ये अपने हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स को पहले ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं। इनके पास इंटर करने के लिए कुछ बचा नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा कुछ थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो देखेंगे ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल in orthonitrophenol, individual molecules separated with each other, individual molecules separated with each other, hence it causes decrease in density, क्योंकि जब दूर दूर हो जाएंगे तो दूर दूर होने पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, मास कम रहेगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब चूंकि ये अगर मॉलिक्यूल्स कैसे दूर दूर हैं तो इनकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। इनकी विस्कोसिटी भी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। हाँ, और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। एंड देयर melting point and boiling point also decreases। समझ में आ गया? विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन, ड्रैग। हाँ, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, है ना। फ्रिक्शन कितना है लेयर्स के बीच, फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ द लिक्विड। अगर मेरे पास फ्लूइड डायनामिक्स में पढ़ेंगे ना, क्या सर फ्लूइड डायनामिक्स में है ना विस्कोसिटी, फिजिक्स में आ जाएगा वो, है ना, ईटा वाला आ जाएगा उसमें, तो पढ़ा दिया होगा शायद। नहीं सर अभी नहीं हुआ, अभी नहीं पढ़ा है। देखो जैसे अगर तुम्हारे पास मान लो यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी या हनी की ज्यादा होगी, हनी की ज्यादा, हनी। तो ये विस्कोसिटी ज्यादा है गाइस। क्यों ज्यादा है, ज्यादा चिपकेगा ना, हाँ फ्रिक्शन ज्यादा है। फ्रिक्शन ज्यादा है, ये सब चीजें होती हैं, याद रखना है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो मैंने विस्कोसिटी के लिए समझाया है। नॉर्मली अगर देखें हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से
तो जैसे वाटर के अंदर क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। अगर कोई दूसरा लिक्विड लेते हैं जैसे अल्कोहल है, पेट्रोल है, तो वहां पे क्या है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस इस तरीके के। तो वो उसके अंदर विस्कोसिटी बहुत कम होती है, उनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी बड़े कम होते हैं, वहां पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट ही नहीं है। लेकिन जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद भी इंट्रामोलिकुलर है, तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आपस में दूर दूर रहते हैं, सेपरेटेड रहते हैं, इनके बीच स्पेसिफिक कोई फोर्स बचता नहीं है। अगर फोर्स बचेगा नहीं तो ये आपस में क्या नहीं हो पाएंगे, कंडेंस नहीं हो पाएंगे, कंबाइन नहीं हो पाएंगे, तो जायंट कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, क्योंकि जैसे हीट करोगे इसको भी हीट मिलेगी, इसको ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वीक होगा। तुम ऐसे समझो, पूरी केमिस्ट्री में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तब ज्यादा होते हैं जब कनेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच या एटम्स के बीच ज्यादा होता है। जितना जायंट स्ट्रक्चर होगा 3 डायमेंशनली, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते हैं, ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे ये चीज हमने बता दी। अच्छा, ये वोलेटाइल ज्यादा होगा। वोलेटाइल का मतलब एबिलिटी टू गेट चेंज इन वेपर्स, इवेपोरेशन इजीली होगा, क्योंकि इजीली उड़ा देंगे ना इसको हीट करके, अपने आप से ये वोलेटाइल होगा, हल्का हल्का इवोपरेट होता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। तो वोलेटाइल होंगे ये, जिनके अंदर इंट्रा वाली बॉन्डिंग होगी। ये सारे छोटे छोटे फैक्टर्स तुम याद कर सकते हो। वोलेटिलिटी में मतलब होता है एबिलिटी टू गेट कन्वर्ट इन गैसियस फेज। समझ में आया? जैसे तुम्हारे पास लिक्विड रखा है और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो बोलेंगे ये वोलेटाइल ज्यादा है। इसको कंपेयर कर सकते हैं, 2 लिक्विड लिए, एक ज्यादा उड़ रहा है, कम उड़ रहा है, ज्यादा उड़ेगा वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। हाँ, कहाँ पे बताओ, सर जल्दी वो से। नीचे ड्यू टू इंट्रा। हाँ, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, individual molecules separated with each other, hence it causes decrease in density। भाई दूर दूर रहोगे अगर तो बीच में गैप रहेंगे, बीच में गैप रहेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी जो होगी वो हमारी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास तो तुम्हारे पास कांस्टेंट है, बिकॉज ऑफ सेपरेशन वॉल्यूम बढ़ गया, इसलिए हमारे पास इसकी डेंसिटी डिक्रीज कर दी। तो ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक्स हैं, कॉमन सेंस के हिसाब से बता सकते हो इनको। अब हम लोग चलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर के ऊपर, इसको लिखो जल्दी से। सर हो गया, हो गया? यस। ठीक है। सर ऊपर डिक्रीज इन डेंसिटी लिखा है ना? डिक्रीज इन डेंसिटी, decrease in density causes decrease in density, viscosity also decreases, melting point boiling point also decreases, volatility increases, tendency to get convert in liquid increases, that is volatility। volatile liquid होगा अगर intramolecular hydrogen bonding हो, comparative to its पैरा और मेटा प्रोडक्ट, दैट इज इंटरमोलिकुलर प्रोडक्ट, जिसको मैं आगे बताने वाला हूँ। चलो ये तो तुमने लिखा है। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा जो तरीका था क्लासिफाई करने का, वो था इसका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या मतलब है इसका? इंटर का मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हो रहा है, 2 से ज्यादा के बीच भी हो सकता है अगर हमारे पास साइट्स प्रेजेंट हैं। तो बिटवीन 2 और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। देखना, अगर मैं नाइट्रोफिनॉल्स पे आऊं तो नाइट्रो का मतलब है NO2 ग्रुप लगा है, फिनॉल का मतलब PHOH के ऊपर, लेकिन मेटा प्रोडक्ट अगर है, इसको बोलेंगे मेटा
नाइट्रोफिनॉल। ऐसे ही अगर ऑर्थो प्रोडक्ट है, तो बताओ क्या पॉसिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा? ये पैरा होगा ना, यहाँ पे ऑर्थो दूसरा लिख दिया वाला। क्या मैंने? अच्छा लिखा नहीं है अभी, बोला है क्या? पर आप ऑर्थो बोल रहे थे। अच्छा नहीं, पैरा लिखो। अब बताओ मेटा और पैरा में क्या इंट्रा पॉसिबल है? नहीं। तो देखो इसमें क्या हो जाता है, दूरी बहुत बढ़ जाती है, इतनी दूर पे हो नहीं पाएगा काम। ऐसे नहीं होता है हमारे यहाँ पे। क्यों ऐसा नहीं होता है? अगर तुम यहाँ पे रिंग की बात करो, अगर तुम बोलो कि सर देखते हैं कितनी की रिंग बनेगी, अगर बनाए तो उतने ज्यादा कार्बन की रिंग बनेगी और अजीब सी एक रिंग फॉर्म होगी। ये पॉसिबल नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस। सर क्लोरल में भी तो लॉन्ग डिस्टेंस था ना। नहीं, क्लोरल में कहाँ था लार्ज लैब, तो पास में ही था बिल्कुल। भाई ये कार्बन तो कहाँ दूर कहाँ है? ये कार्बन, ये कार्बन अच्छा, एक ही बॉन्ड है बीच में। यस सर। कहाँ दूर हुआ? कितने की 5 रिंग? में। 1 2 3 4 5 की रिंग तो 5 स्टेबल है ना। 5 की और 6 की रिंग कैसी होती है? स्टेबल। 6 की सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, इसको याद रखें। यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग है ना, और वो भी एक्चुअल रिंग बन नहीं रही है यहाँ पे, ये अंदर की तरफ घुसी हुई है, तो ऐसी रिंग नहीं बनती है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे हाँ सर। इसको हटा के हम क्या लिखेंगे? नॉट पॉसिबल। ना लंबा जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। लिखेंगे इंट्रा एच बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल। अगर नॉट पॉसिबल लिख दिया तो फिर कौन सी करनी पड़ेगी इनको? इंटर। इंटर इज पॉसिबल। तो दोनों के लिए अलग अलग देखते हैं। मान लो हमारे पास एक बीकर में मेटा नाइट्रोफिनॉल था, कोई बात नहीं, एक ओ एच ऐसे आएगा, यहाँ पे एन ओ ओ। अब दूसरा वाला जो होगा वो इससे कनेक्ट हो सकता है। दूसरा वाला क्या हो सकता है? इससे कनेक्ट। तो कनेक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसी चीज को ऊपर बना दें अगर, तब भी काम चल जाएगा। लाइक दिस, ऐसे यहाँ पे एन ओ, तो ये बॉन्ड बनेगा एक। ऐसे अगर ये इधर किसी दूसरे वाले के साथ है, के साथ बॉन्ड बनाएगा लाइक दिस। इसमें बताओ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल सेपरेट हो रहे हैं कि कनेक्ट हो रहे हैं? कनेक्ट हो रहे हैं। कनेक्ट हो रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर H bonding causes connection of individual molecules। समझ में आया कि नहीं बात? इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अगर बताओ इसके अंदर ऐसे कनेक्शंस मिल जाए तुम्हें, ऐसे कुछ कनेक्शंस मिल जाएं, इससे क्या होगा? बोलो, कुछ तो होगा गाइस, होगा कि नहीं होगा? विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? ये एक लॉन्ग चेन, एक लॉन्ग रिंग्स के फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पे जो डेंसिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा नॉर्मल तरीके से, है ना। हाँ सर। विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। कम होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया इसका। हाँ, ऐसे ही इधर देखो नाइट्रो ऑर्थो वाले में भी ऐसे ही तो करना है। अब मान लो तुमने एक ऐसे लिया यहाँ पे सर पैरा। पैरा, मैं ऑर्थो बोलता हूँ क्या बार बार? हाँ सर। अच्छा, इधर देखो। अब अगर मैं यहाँ पे तुमको बोलूं कि एक और पैरा वाला हमने उठा के लाया, तो बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रख लो यहाँ पे लाइक दिस, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और इसके पैरा पे NO2 लगा देंगे गाइस। अब जैसे ये इधर है, ऐसे इसके साथ कोई दूसरा भी आ सकता है कनेक्ट होने के लिए, है ना। यहाँ से ऐसे ले आओ लाइक दिस, सब प्रीवियस तरह दिखाई है ना। और इधर वाले को भी कनेक्ट कर दो किसी से। मान लो इसके ऊपर कोई था यहाँ पे, मतलब ऐसे कनेक्ट हो सकता है ना गाइस, समझ तो गए हो गए।
हाँ हाँ सर सर। लाइक दिस, ये कनेक्ट 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 होते जा रहा है, तो ये कनेक्ट होता जाएगा। ये तो मैंने सीधा सीधा बनाया है, जरूरी थोड़ा ना कि ऐसे हमेशा सीधा रहता हो। ये कोई इसको सीधा रहने को बोला गया है क्या? नहीं बोला गया ना। ये तो मर्जी का मालिक है अपनी। हो सकता है ये ऐसे भी कनेक्ट हो जाए किसी के साथ। यस और नो? हाँ हाँ सर। सर ये सारे सर काम। हाँ बोलो। सर आपने लेफ्ट वाले में जो क्या कहते हैं हाँ मेटा बोलो। मेटा वाला दिखा रहे थे, उसमें पैरा वाला क्यों बनाया है? जो अच्छा तीसरा वाला है। हाँ वो भी हो सकता है, बट उसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअल में तो मेटा पैरा को मिलाओगे तो वहां पे भी ये काम हो जाएगा। बट हमें मेटा में मेटा भी बनाना है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल कंपेयर कर रहा हूँ। बट आर्थो और मेटा पैरा सबको अगर एक में मिलाओगे तो सारे काम होंगे, जितने केसेस पॉसिबल है उतने होंगे। बट हम लोग इंडिविजुअल कंपेयर कर रहे हैं, तो तुमने बोला मैंने सही कर दिया, ठीक है। मेटा को ओके मेटा। सर। हाँ बोलो क्या पूछ रहे हो, कुछ और डाउट? इसकी भी डेंसिटी वगैरह बढ़ेगी सब, इसमें भी इंटरमोलिकुलर तो हो रहा है। हाँ सर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, वोलेटिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। गाइस सब लिखो ये जल्दी से। तो ऐसे कनेक्शंस पॉसिबल हैं, क्रॉस कनेक्शंस, है ना, आर आल्सो पॉसिबल। जैसे ये वाला ऑक्सीजन फ्री है, तो ये भी दूसरे से कनेक्ट हो सकता है। दीज बोथ कैन बी कनेक्टेड। क्या इनमें कोई, दीज आर सिमिलर और डिफरेंट? क्या ये सिमिलर है या डिफरेंट है, बताओ। सिमिलर। सिमिलर है ना, क्यों? रेजोनेंस है हाँ इसमें तो रेजोनेंस हो जाएगा ना। इसमें क्या होगा, रेजोनेंस पढ़ाया है ऐसे। सर NO2 में ये क्या? हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है सर? ये NO2 तो ग्रुप है ना, यहाँ पे तो बहुत आसान है। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, क्या आएगा हाइब्रिडाइजेशन? सर क्यों? उसका लोन पेयर क्या लेते हैं हम लोग? लोन पे चला गया ना इसके बॉन्डिंग में। ओके सर, वो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के लिए हम लोग लोन पेयर काउंट करते हैं नहीं? ये डाउट था। अच्छा उसमें हाँ सर देखो, वहां पे क्या है कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो काउंट करेंगे, और अगर कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन वगैरह है तो वहां पे काउंट नहीं करेंगे। नॉट ओके सर। काउंटेड। समझ में आया? इसमें हाँ क्या सर है, ये लॉजिक सब कहीं पे लगता नहीं है, बट जो मैंने बताया है वैसे याद रखना। प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होते हैं ये सारे बॉन्ड एंगल। एक्चुअल में इनकी जो केमिस्ट्री है वो बॉन्ड एंगल को देख के बनाई गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें? ऐसा नहीं हुआ है कि हमने फॉर्मूला लगाया उससे आंसर आया, ऐसा नहीं है। जैसे कि NO2 NO2 प्लस NO2 माइनस क्लास में कराया कि नहीं, मैंने बताओ, क्लास में कराया बॉन्ड एंगल कंपेरिजन ना। हाँ सर उस बॉन्ड एंगल कंपेरिजन को देख के बताया गया था कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा। चीज को जाके पढ़ना क्लास में जो कराया था। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हाइब्रिडेशन पहले आया, नहीं। ऐसे ही जो ड्रैगोज रूल था उसको भी मैं बता देता हूँ। ड्रैगोज रूल से जो है कंपैरिजन नहीं हुआ है कि बॉन्ड एंगल कितना है। एक्चुअल में वहां पे तो पहले से बॉन्ड एंगल डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी से देख लिए गए, एक्सरे डिफ्रैक्शन से, क्रिस्टलोग्राफी से। बाद में ड्रैगो ने रूल बोला कि ऐसा हुआ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं तुम्हें? बॉन्ड एंगल पहले आया है। यस पहले क्या आया है, बॉन्ड एंगल, उसके बाद में थ्योरी आई है। ऐसा भी होता है यहाँ पे केमिस्ट्री में, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आया, बताओ। यस अच्छा, तो कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, तो उसका कोई जो अपने पास है नहीं, तरीका बता सकते हैं हम लोग। ओके, आसान है लेकिन याद करना उसके लिए बहुत कुछ टफ वैल्यूज ऐसा नहीं है। अरे बताओ, एल्कोहल जो है, ROH होते हैं एल्कोहल, OH ग्रुप वाले, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है बताओ? OH आयनाइज हो जाता है। OH हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है गाइस। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो OH आयनिक कैरेक्टर देता है।
हाँ आयनिक कैरेक्टर तो है, लेकिन आयनिक कैरेक्टर से क्या डाइपोल ही तो बन रहा है। क्या बन रहा है ये? डाइपोल। डाइपोल बन रहा है ऐसे, और ऐसे वाटर वाला भी एक डाइपोल बन रहा है। डाइपोल 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 ना बोल के यहाँ पे क्या बोलोगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, तो इसमें क्या बोलोगे? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए वाटर में अल्कोहल आसानी से डिजोल्व होता है। बट वाटर में पेट्रोल डीजल डिजोल्व नहीं होता है। ये भी कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनिक है ना, हाँ ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन दोनों मिलते हैं कि नहीं आपस में अच्छे से? लेकिन अगर पेट्रोल डीजल ले आओ और पानी में घोलो, क्या मिल जाएंगे? नो सर। है ना, नॉट डिजोल्व, इमल्सन बनाएंगे, ये सब होता है। तो यहाँ पे इसका रीजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे ही अल्कोहल को पानी में डाला, वैसे ही ये लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखता था, और इसके पास से H, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ गया गाइस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब चूंकि इसके पास दो लोन पेयर हैं, तो एक दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है वो भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है, पानी का, वाटर मॉलिक्यूल का। ऐसे करके ये एक अच्छा सा स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाता है, ऐसे इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तुम ये समझ लो कि जब अल्कोहल को पानी में डालते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड से उससे कनेक्ट होते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स नहीं है, सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वो एक ठीक ठाक पोजीशन पे आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल, ये दोनों लिखे हैं। अब इसमें पूछा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मेटा का। मेटा। ओके, क्यों ज्यादा होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। बॉन्डिंग से। यस, तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है उसके अंदर हमारे पास ज्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, इसके अंदर क्या हो रही है? इंट्रा। इंट्रा। इसके अंदर क्या हो रहा है? इंटर। इसका क्या क्या ज्यादा होगा, एटसेट्रा। ओके, ये ज्यादा होगा, ऐसा करो, इंटर वाले का ज्यादा होगा। ये सब ऊपर सिखाया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं हाँ चाहिए। सर। अच्छा, इसी तरीके से सॉल्युबिलिटी पूछ दे अगर, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। डीप पैरानाइट्रोफिनॉल किसकी ज्यादा होगी बताओ? विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर? पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा। नो, वही सर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? सर वो हाइड्रोजन उसके इंट्रा में ही बॉन्ड हो गया, तो वाटर से बॉन्ड कैसे करेगा? सर ऑर्थो वाला ज्यादा सॉल्युबल रहेगा क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन बीच में कम है ना, तो फिर वो इजीली मिक्स हो जाएंगे। नहीं, वो तो एनर्जी अलग आएगा उससे। सॉल्युबिलिटी का रीजन क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये होता है। किसमें ये ज्यादा है? किसमें ज्यादा है? ऑर्थो में ज्यादा है कि पैरा में ज्यादा है? ऑर्थो में तो पहले से वो इंटरेक्शन करने के लायक बचा नहीं है ना, कंबाइंड। इसमें तो लेस साइट्स अवेलेबल है, और पैरा वाले में तो साइट्स ही साइट्स अवेलेबल है ना वाटर के लिए।
क्योंकि तुम ये बोल रहे हो ना कि पहले से सर आपस में कुछ बॉन्डिंग होगी, वो बात सही है तुम्हारी, लेकिन जब पानी में डालेंगे ना तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, खुद भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तुम ऐसे बोल रहे हो कि सर यहाँ पे भी तो लाइक दिस होता होगा ना, ऐसे बोल रहे हो ना? नहीं सर, पैरा होगा क्योंकि उसमें हाँ, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं हो पा रही। ज्यादा जगह भी है ना, क्राउडिंग कम है। इसमें क्राउडिंग ज्यादा पानी के लिए है कि इसमें? ये आपस में कनेक्टेड रिंग कर रहा है, यहाँ पे मुश्किल है, रिंग फॉर्म कर दिया ना इसने। यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, ये आसानी से कंबाइन कर सकता है इस वाले के साथ। तो हमें याद रखना है सॉल्युबिलिटी इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर ज्यादा होगी। यही आंसर दिया है तुम लोगों ने कि नहीं दिया है? हाँ सर, यही बोला। ठीक है, उसके हिसाब से ऑर्थोनाइट्रोफुरॉन जो हो जाएगा ये लेस सॉल्युबल, और पैरा और मेटा वाले मोर सॉल्युबल। किधर चला गया ये वाला मोर सॉल्युबल? ये भी जल्दी नोट करो। ओके गाइस, ये हमारे पास का जो कॉन्सेप्ट है वो फिनिश होता है। इसमें अभी कुछ बचा नहीं है, सारे के सारे चीजें मैंने बता दी हैं, और मुझे लगता नहीं कहीं पे तुम्हें प्रॉब्लम हो। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बहुत सारी चीजें क्या हो जाती, चेंज हो जाती हैं, आगे चल के समझ में आएगा। जैसे H2O, H2S, H2Se, सही H2, बताया था उसने। ये बता चुका हूँ ना? हाँ सर, H2O और H2S का बोला था हाँ, आपने, वैसे बोला था H2S गैस बन जाता है। हो जाएगा, देन ये आएगा। ये एक्चुअली ग्रुप 16 में पढ़ना है, तो इसको अभी नहीं भी डिस्कस करोगे चलेगा, लेकिन मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, अगर किसी को बुकलेट में क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर भी सकता है और स्किप भी कर सकता है, या आगे पढ़। यही तो मैं सिखा रहा हूँ। 12 नंबर, 12 नंबर किसका है? लास्ट, यही क्वेश्चन तो है जो तुमने पूछा है। अब समझ आ गया? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपने पहले बोला था और भी रीजंस होते हैं। अच्छा, ये गैस, ये लिक्विड, हाइड्रोजन वन ऑफ द रीजन है। हाँ तो H2O जो है, हाँ सही बात है, उसमें I2 है, तो वो सारे हैं, बट इस ग्रुप में सिर्फ यही लॉजिक है। H2T जो है, इसका वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा है, इसलिए ये आगे आ जाएगा। इस ग्रुप में मेल्टिंग पॉइंट के जो रीजन ये हैं वो लाइक दिस होते हैं। H2S बेचारा नीचे चला जाता है सबसे। फिर बाकी तीन में वंडरवॉल से कंपेयर करो, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड। Got it? अभी बताओ कोई दिक्कत कि नहीं? बोलो भाई। अच्छा मैं इसको तुम तो पूछना ही बंद कर दिया तुमने। समझ में आ गया क्या तुम्हें? ये 12 नंबर किसका है, मोहित का है क्या? ये मैं आज तक जान नहीं पाया हूँ, ये 12 नंबर का बच्चा कौन है? सर क्या 12 नंबर? मतलब ये एस तो एस श्रेयांश, श्रेयांश है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन तो पूछता है श्रेयांश, मुझे पता नहीं चलता है कौन है वो, नाम नहीं लिखता है ना इसलिए।
रिमूव कर दो, नाम नहीं लिखा इसीलिए। नहीं नहीं, एसएस लिखा है उसमें, नाम लिखना चाहिए लेकिन उसको, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है? IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC क्या है? यूनियन है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का इंटरनेशनल। उसका फुल सर फॉर्म ये क्या है? आप पढ़ाओगे? ये बस नॉमेनक्लेचर में पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। सर सर, वो GOC गुरुचरण सर बोल रहे थे कि वो पढ़ाएंगे, डॉक्स इसीलिए पूछ। वो बोल रहे थे आप रिडॉक्स पढ़ाओगे। ऑर्गेनिक। अच्छा, IUPAC सर ने बोला पढ़ाने के लिए? नहीं सर नहीं, बोले वो कि बोल रहे वो थे कि पढ़ाएंगे। आप रिडॉक्स पढ़ाओगे और वो इनऑर्गेनिक अच्छा, मतलब ये नहीं तो अच्छा है ना, नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो फिर क्या दिक्कत है? देखो, सर आप एक बार उनसे कंफर्म करो। हाँ अभी तो वैसे भी टाइम बचा नहीं है। अच्छा, रेडॉक्स तुमने पढ़ा है क्या? मुझे कुछ बताओ तो पहले थोड़ा। रेडॉक्स का नहीं मतलब क्या होता है? सर, रिडक्शन सर नहीं पढ़ा ऑक्सीडेशन है। हाँ ठीक है, तो उसको तो पढ़ाएंगे ही। स्कूल में पढ़ा है सर थोड़ा। ओके, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है ये कभी भी अकेले नहीं होते, ये हमेशा साथ में होते हैं नेचुरली। अगर नेचर में कोई चीज रिड्यूस होगी तो दूसरी तो चीज क्या कोई होगी? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज। हाँ, तो इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। इसके अंदर एक चीज है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर और बैलेंसिंग है सर। आ रहा हूँ अभी, और कुछ नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज द रियल और इमेजिनरी चार्ज on an atom in a substance। हेलो सर। तो हाँ बोलो, सर क्या अब बोलो? लैग हो गया बीच में थोड़ा। अभी कनेक्शन का भी मेरा दिक्कत हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बैटरी नहीं है शायद, इसलिए हुआ वो। एक मिनट। सर अभी ठीक है। हाँ चार्ज लगा दो। अच्छा बताओ, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम इन अ सब्सटेंस। इतना याद हो गया सबको? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑन एन एटम इन अ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब क्या हो सकता है बताओ, बोलो। सॉल्ट्स, एलिमेंट हो सकता है कोई, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो कंपाउंड्स। या फिर कोई कंपाउंड हो सकता है। एलिमेंट जो है वो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो सकता है, फ्री एटम के फॉर्म में हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट तो तरीके से हो सकता है। कोई आयन हो सकता है, उसको भी ले सकते हैं हम लोग। सबके अंदर हम लोग ये चीजें फाइंड करेंगे। अच्छा तुम सिंपल बताओ मुझे, NaCl में Na के ऊपर कितना एक्चुअल चार्ज है? पॉजिटिव +1। +1। ये रियल चार्ज है, क्या है ये? रियल। इसका मतलब Na जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। +1 NaCl में ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन NaCl कितना है? -1। -1। इतना आसान है ये बस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। एक्चुअल अगर रियल चार्ज मिल रहे हैं तो वही हम लिख देंगे। ऐसे ही अगर बताओ, मैं अगर पूछूं H2O में क्या रियल चार्ज है ऑक्सीजन पे? नो, नहीं है ना, नो रियल चार्ज, पार्शियल चार्ज नॉर्मल है। चार्ज होता है। अच्छा पार्शियल बताओ, अगर ये बॉन्ड तोड़ दें इमेजिनरी तो इस पे कितना चार्ज आएगा? +1। यस। इस पे कितना आएगा? +1 या -1? -1 अगर हम -1। तोड़ते हैं ना तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर -1 देंगे एक बॉन्ड को तोड़ने पे। मान लो हमने ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या देंगे? माइनस और लेस को प्लस। अगर दो बॉन्ड ब्रेक करने हैं तो एक बॉन्ड से एक माइनस, दूसरे बॉन्ड से दूसरा माइनस, ठीक है। ऐसे समझ में आ रहा है? इधर वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ऑप्शन पे कितना आएगा? -1 +1। तो बताओ यहाँ पे टोटल इमेजिनरी चार्ज कितना हो गया?
कितना हो गया? -2 -2। तो और मीथेन में क्या होगा? बताओ, हाइड्रोजन पे क्या होगा? -1 +1। +1 में ऐसा नहीं होता कि दोनों का ऐड कर दो, नहीं, दोनों का एक अलग ही अलग, एटम का देख रहे हैं। एक ही एटम का, तो हर एटम का अपना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा मैं। पहले ये बताओ, इसमें दोनों में +1 है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर H का +1 है, क्योंकि दोनों का ही +1 है, तो कोई दिक्कत भी नहीं, लेबल करने की जरूरत नहीं है ना, किसी का भी उठाओ एक +1 आ रहा है ना। ऐसे करते हैं। CH4 का कैसा होगा बताओ? ऐसा कुछ आता है CH4? बताओ, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया तो इस पे क्या आएगा? -1। इस पे क्या आएगा? -1। इस पे क्या आएगा? -1। कितने टोटल माइनस आए कार्बन पे? -4 -4। और हाइड्रोजन का कितना आया? +1 +1। क्या समझ में आ रहा है? इमेजिनरी चार्ज और रियल चार्ज, हाँ सर, बहुत आसान है ना। पर रियल में तो चार्ज होगा नहीं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। ये तो कोवेलेंट कंपाउंड है ना ये। अब हाँ सर। इसमें अगर ढूंढना है तो ये थोड़ा सा टफ हो गया, इसको हटा देता हूँ, आसान लेते हैं अभी आज। मान लो MgO ले लिया, तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम का कितना आएगा? +2 क्योंकि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इसका हमेशा +2 होगा, क्योंकि ये जब भी कोई भी कंपाउंड बनाएगा तो उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। और जब ऑक्सीजन अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ है तो वो हमेशा कैसे फॉर्म में रहेगा? -2 -2 ऑक्साइड। में रहना चाहिए उसको, यस, लाइक दिस। इस पे +2 है तो इस पे जाहिर सी बात है क्या आना चाहिए? -2, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। तो इसके अपने तरीके हैं, ये तो तरीका है थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाला, बड़ा तरीका है। ऐसे छोटे छोटे तरीके भी हैं जिसमें फॉर्मूला लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या है ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करने के। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेज में क्या डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है। तो ये चीजें तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है। ओके गाइस, तो तो मैं ये सब आप वापस रिवाइज कराओगे एक बार अगले क्लास में? कौन सा वाला? ये छोटा मोटा वाला? हाँ। हाँ सर। हाँ, करा भी दूंगा, वैसे तो करा देंगे, क्या दिक्कत है। ओके, अब देखो, असाइनमेंट कितने दे चुका हूं मैं, बताओ पहले। MOT का दिया है क्या? हाँ सर। हाँ सर, दिया था। उसका दिया है क्या? नहीं सर, इसका नहीं दिया है इंटरनल। इसका नहीं दिया है, चलो इसका दे देता हूँ। और एक कंबाइंड दे देता हूँ, इसमें सब कुछ होता है। हाँ सर। अभी सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्लास है क्या? नो सर, मीटिंग एंड कर नो दीजिए। सर। चलो ठीक है फिर, बाय एवरीवन। बाय सर। थैंक यू सर।